हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि प्रथम विश्व युद्ध एक गोली चलने से शुरू हुआ। लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी है? नहीं। असल में यह कहानी एक गोली की नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम के ढहने की है। तो आइए इस विश्लेषण में सीधे उतरते हैं। तो फिर सवाल वही है, आखिर इतने बड़े महायुद्ध की शुरुआत हुई तो हुई कैसे? ऐसी क्या वजह थी कि पूरी दुनिया इसकी आग में झुलस गई? और देखिए, जैसे ही यह सवाल आता है, हम सबके दिमाग में एक ही जवाब कौंधता है ना? सारायेवो में आज ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। और हाँ, यह हुआ तो था, पर यह सिर्फ कहानी की शुरुआत थी, पूरी कहानी नहीं। असल में इतिहासकार इसे एक कह सकते हैं कि बिल्कुल ही अधूरा स्पष्टीकरण मानते हैं। वो हत्या तो बस एक चिंगारी थी। असली मुद्दा तो वो बारूद का ढेर था, जिस पर पूरा यूरोप न जाने कितने दशकों से बैठा हुआ था। तो चलिए सबसे पहले इसी बारूद के ढेर को समझते हैं। युद्ध से ठीक पहले का जो यूरोप था, वो असल में एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा था। और इस बॉम्ब को बनाया था एक बहुत ही दिलचस्प चीज ने, जिसे कहते हैं सिक्योरिटी डिलेमा या सुरक्षा दुविधा। अब ये सिक्योरिटी डिलेमा क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक ऐसी अजीब सी सिचुएशन है जहां एक देश कहता है मैं तो बस अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बना रहा हूं, पर उसका पड़ोसी देश इसे एक खतरे की तरह देखता है और फिर वो भी हथियार बनाने लगता है। नतीजा, सुरक्षा तो बढ़ती नहीं, उल्टा तनाव आसमान छूने लगता है। और उस समय ऐसा ही हो रहा था। जमीन पर देखिए, जर्मनी ने अपनी आर्मी बढ़ानी शुरू की। कहा तो यही कि भाई ये तो सिर्फ डिफेंस के लिए है, लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस और रूस को लगा कि ये तो सीधे सीधे हम पर हमले की तैयारी है। तो जवाब में उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी अपनी सेना बढ़ा दी। एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर शुरू हो गया। और ये होड़ सिर्फ जमीन तक ही नहीं थी, समुद्र में भी यही खेल चल रहा था। एक तरफ था ब्रिटेन, जो उस समय समंदर का बेताज बादशाह था। वो अपनी नेवी को और ताकतवर बना रहा था। ये देखकर जर्मनी को लगा कि हम पीछे नहीं रह सकते, और उन्होंने अपना खजाना एक जबरदस्त नेवी बनाने में झोंक दिया। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि पूरा का पूरा यूरोप एक कह सकते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर आकर टिक गया। माहौल में इतना तनाव था कि बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार था एक बड़ा धमाका करने के लिए। अब इस तनाव को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने वाली एक और चीज थी, और वो था गठबंधनों का जाल। मतलब एक ऐसा ट्रिप वायर सिस्टम बन गया था जिसमें अगर किसी एक का भी पैर फंसा तो धमाका सब जगह होना तय था। तो देखिए, उस वक्त का यूरोप ना बिल्कुल साफ साफ दो टीमों में बटा हुआ था। एक टीम थी ट्रिपल अलायंस की, जिसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, और दूसरी टीम थी ट्रिपल अंतांत की, जिसमें थे फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम। पर इन गठबंधनों की सबसे खतरनाक बात क्या थी पता है? वो थी ऑटोमैटिक पार्टिसिपेशन की शर्त। मतलब अगर एक टीम के किसी भी एक खिलाड़ी पर हमला हुआ तो पूरी टीम को कानूनन उसकी मदद के लिए मैदान में उतरना ही पड़ेगा। कोई सोचने समझने का कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। और यही सिस्टम था वो असली बारूद का ढेर। इसे बनाया ही ऐसा गया था कि कोई छोटा मोटा लोकल झगड़ा भी अपने आप एक ऐसी आग बन जाए जो पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले ले। ठीक है, तो अब जब हम ये पूरा बैकग्राउंड समझ गए हैं, हथियारों की होड़ और एक गठबंधनों का जाल, तो चलिए अब वापस सरायवो की उस घटना पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक लोकल क्राइसिस एक ग्लोबल तबाही बन गया। देखिए, बाल्कन का जो इलाका था ना, वो उस समय यूरोप का सबसे सेंसिटिव पॉइंट था। एक तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी था जो अपना बिखरता हुआ साम्राज्य बचाने में लगा था, दूसरी तरफ रूस था जो खुद को स्लाव लोगों का रक्षक बताकर अपना दबदबा बढ़ाना चाहता था, और फिर था सर्बिया जो राष्ट्रवाद की आग में जल रहा था। मतलब सबकी महत्वाकांक्षाएं एक ही जगह आके टकरा रही थीं। और फिर जो हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सोचिए, 28 जून को हत्या होती है। ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पर हमला कर देता है, और उसके बाद सिर्फ एक हफ्ते के अंदर रूस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सब एक एक करके इस युद्ध में कूद पड़ते हैं, एक चेन रिएक्शन की तरह। तो यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यही है कि वो हत्या असली वजह नहीं थी। वो तो बस एक ट्रिगर था, एक बटन था जिसने यूरोप के उस ऑटोमैटिक ट्रिप वायर सिस्टम को ऑन कर दिया। बस फिर क्या था, एक के बाद एक सारे देश अपने गठबंधनों की वजह से इस जंग में खींचे चले आए। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि जब सब कुछ इतनी तेजी से गलत हो रहा था तो किसी ने इसे रोका क्यों नहीं?
क्यों किसी ने भी इस बेकाबू होती ट्रेन पर ब्रेक लगाने की कोशिश नहीं की? असल में इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थी। पहली, सेना को युद्ध के लिए तैयार करना, जिसे मोबिलाइजेशन कहते हैं, उसका सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स था कि एक बार ट्रेन चल पड़ी तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन था। दूसरी वजह, उस दौर में मिलिट्री जनरल जो थे वो पॉलिटिशियंस पर हावी हो चुके थे। और तीसरी, और शायद सबसे बड़ी गलती, हर किसी को ये लग रहा था कि ये लड़ाई तो बस कुछ ही हफ्तों की है, क्रिसमस तक तो सब घर वापस आ जाएंगे। तो फिर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? फैसला साफ है। ये किसी एक इंसान या किसी एक घटना की गलती नहीं थी, ये तो एक पूरे के पूरे सिस्टम का फेलियर था। ये एक कोट है जो इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। युद्ध असल में कई चीजों का एक चेन रिएक्शन था। मिलिटरिज्म यानी सैन्यवाद, वो खतरनाक गठबंधन, बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की भूख। तो अगर हम असली वजहों को एक लिस्ट में देखें तो वो ये थीं: सिक्योरिटी डिलेमा की वजह से हथियारों की होड़, वो मजबूत गठबंधन जिन्होंने लड़ाई को तय कर दिया था, आपस में टकराती शाही महत्वाकांक्षाएं और उबलता हुआ राष्ट्रवाद, और आखिर में एक ऐसी पॉलिटिक्स जो मिलिट्री की रफ्तार को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। और ये ही इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम, सबसे जरूरी पॉइंट है। पहला विश्व युद्ध कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये उस पॉलिटिकल सिस्टम की एक भयानक और, जिसे हम कह सकते हैं, एक तरह से पहले से तय नाकामी थी। एक ऐसा सिस्टम जिसे यूरोप ने खुद ही डिजाइन किया था। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, क्या इतिहास से मिले वो खतरे, जैसे कि मजबूत गठबंधन, बेकाबू होता तनाव और ये खतरनाक गलतफहमी कि कोई भी जंग छोटी और जल्दी खत्म होने वाली होती है, क्या ये खतरे आज भी हमारे आसपास मौजूद नहीं हैं?